नमस्कार। इस वक्त हम अपनी मध्य प्रदेश यात्रा के अगले पड़ाव जबलपुर में हैं। आप जब हमारा यह वीडियो सुन रहे होंगे, हम जबलपुर से मंडला की ओर बढ़ रहे होंगे। मंडला वही जगह है जहां पर गौ मांस के आरोप में 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। जाहिर है, घर तोड़ने वालों का मज़हब आप समझ सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को बहुत शांति से और एक हद तक सुनियोजित रचनात्मक प्रक्रिया से आगे बढ़ाया गया है। जब मैं यहाँ रचनात्मक कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल करने के लिए, व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम बनाया गया है। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबा है, लेकिन आप मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर रुचि रखते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे इतने बड़े राज्य में 29 की 29 सीटें और वह भी बड़े अंतर से बीजेपी ने जीती, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आशा है कि आपने इससे पहले हमारे दोनों वीडियो देखे होंगे। अब तक हमने मध्य प्रदेश में पाया है कि लोगों को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा काम है जिससे लोग व्यस्त रहें। यही एक बुनियादी अंतर है कांग्रेस की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में। हम खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप देखें, मध्य प्रदेश में 20 साल में ज़्यादातर मौक़ों पर शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता एकदम 7वें आसमान पर रखी। बच्चियों में, युवाओं में उन्होंने मामा के रूप में अपने को लोकप्रिय बनाया। अगर आप भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने से गुजरेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है मामा का घर। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, मामा का घर। इन प्रतीकों से उन्होंने लोगों से अपने आप को जोड़ने में कामयाबी हासिल की। पहली बात। दूसरी बात, लगातार बीजेपी ने, लगातार शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ तो ना पहुँचे, लेकिन उसका हंगामा दूर तक जाए। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है लाडली बहना योजना, जिसमें बहुत शिकायतें आईं, जिसमें तमाम शिकायतें आईं, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के मामले भी आए कि सही लोगों को योजना नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में यह संदेश गया कि जिसको नहीं मिल रही है उसको भी मिल सकती है। इस योजना के पैसे भी बढ़ाए गए, घटाए गए, लेकिन चुनाव में इसका भारी लाभ शिवराज सिंह चौहान को मिला। दूसरी बात, आरएसएस क्या करता है और मध्य प्रदेश में आरएसएस क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में आरएसएस लगातार गलियों तक, मोहल्लों तक पहुंच रहा है। गली मोहल्लों में अपनी कार्यशालाएं आयोजित करता है और यह सब बिना किसी हंगामे के होता है। उस स्कूलों में, कॉलेजों में, आंगनबाड़ियों में और यहाँ तक कि गली मोहल्लों में जो आरडब्ल्यूए की मीटिंग्स होती हैं, जो सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं, उन सभी में आरएसएस की मौजूदगी हमने महसूस की। कैमरे के सामने आने से लोग डरते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया कि आरएसएस हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आरएसएस ने बीजेपी से अलग हटकर अपनी रचनात्मक योजनाएं बनाई, अपने कामों को आगे बढ़ाया है। इसमें पहला काम होता है लोगों को जोड़ना। जब बीजेपी कहीं पर है तो आप उस कार्यक्रम में जाने से बच सकते हैं, आप हिचक सकते हैं। इसलिए बीजेपी को पीछे रखा गया ताकि जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी बीजेपी में रुचि नहीं है, वह भी उन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकें। जैसे बुजुर्गों की बैठकें, मंदिरों में होने वाली छोटी छोटी बैठकें, या फिर जिनको आप कह सकते हैं कि आरडब्ल्यूए की जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें बुजुर्गों से जुड़े हुए फैसले होते हैं छोटे छोटे, उन सभी में आरएसएस के विचारों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। जैसे तमाम कमियों के बावजूद मोदी को ही चुनना है, नंबर 1। नंबर 2, मोदी नहीं तो कोई नहीं। ऐसे लोग अपनी बैठकों में सुनियोजित तरीके से किसी भी व्यक्ति को मोदी के अलावा दूसरे पर बात करने की इजाज़त ही नहीं देते हैं। वह पूरा का पूरा आपकी बातचीत को
रोक लेते हैं कि मोदी ही सब कुछ हैं और तरह तरह से आपको समझाते हैं। इस समझाइश का सबसे बड़ा केंद्र होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम पर झूठी सूचनाएं कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद पनपा रहा है, पाकिस्तान कैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। इन सभी प्रस्तुतियों में, इन सभी विचार विमर्शों में कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं होता है, या सीधे तौर पर कहीं भी मोदी के आप सहयोगी हैं या मोदी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं बताया जाता है। यह बीजेपी की रणनीति है, आरएसएस की रणनीति है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में केवल चुनावी कार्यक्रम के अलावा कोई रचनात्मक गतिविधि आपको नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बहुत महत्वपूर्ण मौक़ों पर हम पाते हैं कि कांग्रेस उतनी ताकत के साथ ज़मीन पर नहीं उतरती है। केवल चुनाव के वक्त उतरने से अब मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं दोहरा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में केवल चुनाव के वक्त रैलियां करके, समय समय पर खड़े होकर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करके आप मध्य प्रदेश को नहीं जीत सकते। मध्य प्रदेश नया गुजरात है, मध्य प्रदेश अगला गुजरात है। नागपुर को आप आरएसएस के मुख्यालय के रूप में जानते हैं, अब असल में आरएसएस का नया गढ़ मध्य प्रदेश और भोपाल है। इसलिए जिस भी पार्टी को मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाना है, उसे ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे, इस तरीके की रचनात्मक चीज़ें लेकर आनी होंगी जिससे समाज में समरसता एक बार फिर जुड़े। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं एक ऐसी ही सभा में गया जहाँ पर बैंक के कुछ लोग रहते हैं। इसमें युवा भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी थे। यह सभी 1 घंटे की बैठक में केवल इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी ने हिंदुओं को कैसे शक्ति दी है और मोदी जी कुछ गलतियां कर सकते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वह केवल और केवल हिंदुत्व के रक्षक हैं। दूसरी ओर व्हाट्सएप से मिलने वाली सूचनाओं को या तो पैम्पलेट में छपवाया जाता है या टेलीविज़न स्क्रीन पर छपवाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे मोदी हिंदुत्व की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां असल में अल्पसंख्यकों के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बैठकों में केवल इतना ही नहीं होता है, इन बैठकों में रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, आरफा खानम और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों को जो बीजेपी की लगातार आलोचना करते हैं, यह फिर आपको सांप्रदायिकता को उधेड़ते हुए नजर आते हैं, उन सभी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। इन सभी बैठकों में ऐसे सभी लोगों की आलोचना आपको मिल जाएगी जो बीजेपी के आलोचक हैं या जो नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत धीरे लेकिन बीजेपी ने एक पूरा मॉडल तैयार कर लिया है जो उसे समाज से सीधा जोड़ता है। आप हमारे पृष्ठभूमि में बुलडोजर को देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश में बुलडोजर की चर्चा अब उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा है। जब आप हमारा यह वीडियो देख रहे होंगे, आपको खंडवा में 11 लोगों के घर तोड़े जाने की खबर मिली होगी। यह घर गौ मांस के कथित आरोपियों के बताए जा रहे हैं और तोड़े गए हैं। आप सोचिए कि बिना किसी जांच के अभी तक यह भी नहीं पता चला है कि जो मांस बरामद हुआ वह गौ मांस है या नहीं, फिर भी उनके घर तोड़ दिए गए हैं। क्या किसी का घर तोड़ना सही है? आप जानते हैं या अपनी समझ को दुरुस्त कर लीजिए कि यह असंवैधानिक है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि ऐसा करना न्याय से खिलवाड़ है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर न्याय को मीडिया और सरकार एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने लेकर आ रहे हैं जो हिंदुओं का रक्षक है। बुलडोजर एक मशीन है और इस मशीन को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे यह हिंदुओं की हितैषी है। हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा आगे जारी रहेगी और हम आपके पास नई सूचनाएं और विश्लेषण लाने का काम करेंगे।
हमारा जोर विश्लेषण पर ज़्यादा है। आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।